Hello and welcome to my YouTube channel Universal Learning Hub। रिवोल्ट ऑफ 1857 को हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया और इसके जो दो टॉपिक है बैकग्राउंड और कॉजेज, ये दोनों हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी इन पार्ट फर्स्ट। अब इस पार्ट सेकंड में जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स है ये हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये भी। तो इससे पहला जो पार्ट फर्स्ट था वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है ये सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में जो है डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। तो आप उस वीडियो को वहाँ पे देखें और उसको भी पूरी तरह से वॉच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो है इमीडिएट काज, यानी पहले कैसे स्टार्ट हुआ ये रिवोल्ट। तो क्या हुआ कि आपको पता है रिवोल्ट सिपॉइज से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि सिपॉय म्यूटिनी हुई थी। तो वहाँ पे क्या था कि रिपोर्ट आ रहा था उस टाइम कि जो आटा है जो कि सिपॉइज को दिया जाता है तो उसमें जो क्या है वो ब्रिटिशर जो है वो बोन डस्ट मिलाते हैं। तो ये डेफिनेटली एक रिपोर्ट आ रहा था। और दूसरा जो वहाँ पे अफवाह फैल गई थी वो ये थी कि जो नई इंट्रोड्यूस्ड रेफर थी यानी एनफील्ड रेफल, जो कि उसी साल जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। तो वहाँ पे क्या कहा गया था कि उसमें भी जो है थोड़ा सा जो है वहाँ पे आप कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं उससे भी एक एंगर पैदा हुई थी। तो वो क्या थी जो अफवाह थी एनफील्ड रेफर की, वो एक थी कि जो ग्रीज्ड होती थी यानी कार्ट्रेज होती थी उस रेफर में जो कि लगती थी, तो उस पर जो ग्रीस है वो जो है उस वहाँ पे रेफर में वो कार्ट्रेज भरने से पहले उस पर जो ग्रीस लगाई होती थी उसको जो है अपने दांत से जो है तोड़ना पड़ता था पहले। तो वो अफवाह आई थी कि एक रिपोर्ट आया था कि वो जो ग्रीस है वो बनाई गई है बीफ से और जो पिग है उसके फैट से। तो डेफिनेटली आपको पता है जो काव है वो सेक्रेड है हिंदूज़ के लिए और पिग जो है वो एक हराम चीज़ मानी जाती है मुस्लिम्स के लिए। तो इसमें क्या है कि दोनों जो फिर हिंदू और मुस्लिम सिपॉइज थे तो उनके अंदर जो है एक डिस्कंटेंट आ गया था। तो जो मेन काज रहा था उसका वो यही रॉयल एनफील्ड रेफर थी। फिर क्या हुआ कि बिगनिंग कहाँ से हुई, वो थी मंगल पांडे से। जी हाँ, मंगल पांडे भी एक सिपॉय ही थे। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि 29 मार्च 1857 को बरहपुर नाम का एक जगह था जहाँ पे मंगल पांडे नाम का एक सिपॉय था जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री का एक मेंबर था। तो उसने क्या किया, उसने रिफ्यूज़ किया वो कार्ट्रिज इस्तेमाल करने से। और जब उसको थोड़ा सा फोर्स आया तो उसने क्या किया, उसने फायर किया लेफ्टिनेंट बो पे और उनको वहाँ पे जो है उस फायर करने के इल्ज़ाम में वहाँ पे उसको पकड़ा गया मंगल पांडे को। और उसके बाद क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दी गई। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है मंगल पांडे की जो है एक पिक्चर है। तो मंगल पांडे ने ही जो है पहली आप कह सकते हैं चिंगारी लगाई थी इस रिवोल्ट में। फिर क्या हुआ, मेरठ में हुआ 24 अप्रैल 1857 में, जो कि कैवरली है मेरठ की, उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया कार्ट्रिज इस्तेमाल करने से। अब कैवरली क्या है और इन्फेंट्री क्या है? कैवरली होते हैं जो घोड़ों पे सवार होते हैं सिपाही वो, और इन्फेंट्री होते हैं जो कि आम जो सिपाही होते हैं जो कि पैदल चलते थे उस टाइम के, तो उनको इन्फेंट्री कहा जाता था। तो मेरठ में जो कैवरली थे उनने भी कहा हम कार्ट्रिज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, 9 मई को होता है 85 सोल्जर जो थे कैवरली के उनको जो है डिसमिस किया गया सर्विस से और उनको 10 साल के लिए इम्प्रिजमेंट दी गई और उनको जेल में डाला गया। तो जब उनको जेल में डाला गया तो उसके बाद क्या हुआ, एक जनरल म्यूटिनी स्टार्ट हो गई और इंडियन सोल्जर्स जो है वो जो कि वहाँ पे तैनात थे मेरठ में, तो उन्होंने जो क्या किया कि उन्होंने 10 मई को जो है उन्होंने अपने जो इम्प्रिजनर थे उनके कमांडर्स थे या उनके साथी थे उनको जो है वहाँ से छुड़वाया और जो उनके ऑफिसर्स वहाँ पे ड्यूटी पे थे तो उनको जो है किल किया और जो रिवोल्ट का बैनर है परचम है उसको लहराया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन सिपाहियों ने उन्होंने शाम जब सनसेट का टाइम आया तो उन्होंने जो है बोला कि अब हम दिल्ली की तरफ मूव करेंगे। अब दिल्ली में क्या था वो हम देखेंगे। आपको पता है बहादुर शाह जफ़र जो कि मुगल के लास्ट एम्पायर थे, तो वो उस वक्त जो थे दिल्ली के हेड थे। तो वो जो है बहुत ही एज्ड थे। तो
जो ये सिपाही थे मेरठ के वो दिल्ली की तरफ ही बढ़े, यानी वो स्पेशली बहादुर शाह जफ़र से ही मिलने के लिए निकले। और वो दिल्ली पहुंच गए कब? 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को बोला कि अब आप लीडर बनोगे हमारी इस रिवोल्ट से जो कि हमने स्टार्ट की है। बहादुर शाह जफ़र जो है वो खुद जो थे एजड पर्सन थे, तो उन्होंने जो है लेटर लिखा जो कि बाकी जगहों में इंडिया के चीफ्स थे या रूलर थे बाकी जगहों पे, तो उनको जो एक लेटर में उन्होंने लिखा कि आप जो है आप एक स्टार्ट कीजिए और आप एक अपने जो इलाके में है एक फ़ाइट स्टार्ट कीजिए ताकि हम जो है ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से हटा दें। फिर क्या हुआ, जो बंगाल आर्मी है, मेरठ की आर्मी ने जो है ऑलरेडी अब दिल्ली वो पहुँच गए थे, तो इसके साथ साथ बंगाल आर्मी जो है उन्होंने भी जो है रिवोल्ट में पार्ट लिया। तो ये रिवोल्ट जो है बहुत ही जल्दी फैल गई। उसके बाद अवध हो, रोहिलखंड, दोब, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ बिहार और ईस्ट पंजाब जो है उस सब में जो है रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट होने लगा और उससे जो है ब्रिटिश अथॉरिटी पे जो है बहुत ही बड़ा झटका लगा क्योंकि एक सडन रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। फिर क्या हुआ, इस रिवोल्ट में सिविलियंस का भी रोल था। जैसा कि आपको पता है सिपोइज ने तो स्टार्ट की थी, लेकिन इसका जो डेफिनेटली एक जो रिवोल्ट है इसको एक स्ट्रेंथ तब मिलती है जब इसको जो है जो सिविल पॉपुलेशन थी जो पर्टिकुलरली जो नॉर्दर्न प्रोविंसेस और अवध की सिविलियन पॉपुलेशन थी, तो उन्होंने भी जो है सिपाहीज के साथ मिलकर इस रिवोल्ट को जो है लड़ने का फैसला किया। उनके साथ साथ पीजेंट्स, आर्टिजन्स, शॉपकीपर्स, लेबर्स, ज़मींदार, सिविल सर्वेंट्स ने भी इस रिवोल्ट में ज्वाइन किया, क्योंकि आपने जो पहले वीडियो में देखा कि किस तरह से ये सारा जो तबका था इसको जो है जो ऑलरेडी एंगर में थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर्स। तो उसके बाद क्या हुआ, इस पार्टिसिपेशन से जो सिविलियंस और सिपाहीज मिल गए थे, तो इसके साथ जो है इस रिवोल्ट को एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ मिल गई थी। फिर क्या होता है, अपराइजिंग कैसे हुआ इस रिवोल्ट का, यानी वो रिवोल्ट फिर किस तरह से फैली इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस पे और फिर इसको जो है फैलने के बाद सप्रेस कैसे किया गया, यानी इस रिवोल्ट को जो है फिर से ख़त्म कैसे किया गया वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दिल्ली की। दिल्ली में आपको पता है दिल्ली में जो लीडर थे वो खुद थे बहादुर शाह जफ़र, लेकिन एज आई ऑलरेडी सेड यू वो एक एजड पर्सन थे उस वक्त, तो उन्होंने कमांडर बनाया जनरल बख्त खान को, तो वो वहाँ पे जो है लीड कर रहे थे इस रिवोल्ट को। फिर क्या हुई, ब्रिटिश आर्मी ने कैप्चर किया दिल्ली को 14 सितंबर 1857 में वापस, और जो ब्रिटिश जनरल हुडसन थे उन्होंने कैप्चर किया जो सारे रॉयल प्रिंसेस थे वहाँ पे दिल्ली में, उन सब को उन्होंने जो है गिरफ्तार किया और उन सब को जो है ओपन यानी पब्लिकली जो है उनको शूट किया। उसके बाद क्या थे, जो ये बहादुर शाह जफ़र थे वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं यहाँ से, यानी भाग नहीं जाते बल्कि उनको भगाया जाता है और उनको जो है रंगून भेजा गया। वो फिर जो है एट द एंड जो फिर उसके बाद जो सारी लाइफ उन्होंने रंगून में ही बिताई जब तक कि उनकी डेथ ना हुई, जो कि उनकी डेथ जो हुई वो हुई 1862 में, यानी उसके बाद जो है 1857 से 1862 तक वो रंगून में ही रहे। तो यहाँ पे फिर दिल्ली में जो है इस तरह से ये रिवोल्ट जो है सप्रेस हो गई। फिर बात करेंगे हम लखनऊ की। लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में ये रिवोल्ट स्टार्ट होती है 4 जून 1857 में। तो इस रिवोल्ट को लखनऊ में जो है स्टार्ट किया बेगम हज़रत महल ने, क्योंकि और उन्होंने जो है उसी वक्त जो उनका माइनर सन था बिरजिस कादरी उनको नवाब बनाया और उन्होंने इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया। लेकिन 25 सितंबर 1857 में जो है लखनऊ को वापस ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर किया, और उस वक्त जो ब्रिटिश के हेड थे वहाँ पे जिनने जो लखनऊ को रिकैप्चर किया वो थे सर कॉलिन कैंपबेल। तो उन्होंने गोरखा रेजिमेंट की मदद से जो है वहाँ पे लखनऊ में इस मूवमेंट को दबा दिया। फिर बात करेंगे हम कानपुर की। कानपुर में आपको पता है ये रिवोल्ट स्टार्ट होती है 5 जून 1857 में, और वहाँ पे इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया नाना साहब ने, जो कि पेशवा जो कि बाजीराव सेकंड थे पेशवा के, उनके अडॉप्टेड सन नाना साहब। तो उन्होंने जो है अजीमुल्ला खान और तांतिया टोपे के साथ मिलकर इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया कानपुर में। लेकिन 27 जून को क्या हुआ, मेजर जनरल हैवॉक ने जो है नाना साहब की आर्मी को हरा दिया और उन्होंने कानपुर को फिर से रिकैप्चर किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, तांतिया टोप फिर से आते हैं ग्वालियर से और ग्वालियर की फोर्स लेके आते हैं और फिर से कानपुर पे अटैक करके जो है उसको अपने कब्जे में लिया वहाँ पे।
तो फिर फाइनली क्या हुआ कि दिसंबर 1857 को जो है सर कोलिन यहाँ पे थोड़ा सा सर कोलिन कैंपबेल ही थे जिन्होंने जो है यहाँ पे भी इस जो है कैंपबेल, जहाँ उन्होंने कानपुर में भी इसको सरप्रेस किया और कानपुर को फिर से रिकैप्चर किया। उसके बाद क्या हुआ, तांत्या टोपे जो है वो वहाँ से भाग गए। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो इमेज थी ये थी नाना साहिब की एक, और दूसरी इमेज है यहाँ पे वो है तांत्या टोपे। आगे बात करेंगे झांसी, ग्वालियर और कल्पी में इस मूवमेंट के साथ क्या हुआ। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने स्टार्ट किया था इस को झांसी में, क्योंकि उनको रानी ऑफ झांसी भी कहा जाता था। उन्होंने जो है झांसी में इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया, लेकिन 4 अप्रैल 1858 है यहाँ पे, रादर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 1858 है। तो वहाँ पे सर ह्यूग रोज जो है उन्होंने रानी की आर्मी को जो है हरा दिया वहाँ पे, और उसके बाद जो है रानी भाग गई कहाँ पे, कल्पी की ओर। और वहाँ पे कल्पी में जो रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने तांत्या टोप की मदद से जो है कैप्चर किया कहाँ, किसको, ग्वालियर को। लेकिन 17 जून 1858 में ह्यूग रोज जो है उन्होंने ग्वालियर को भी अटैक किया और उन्होंने इस बैटल में रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया। और 28 जून 1858 में ब्रिटिश ने जो है ग्वालियर को भी रिकैप्चर किया वापस। बात करेंगे हम जगदीशपुर या अरहा की बात करें तो वहाँ पे कुंवर सिंह जो है उन्होंने रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था, लेकिन 27 अप्रैल 1858 में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने जो है इसको वापस कैप्चर किया था। इस जगह यानी जो जगदीशपुर है इसको वापस कैप्चर किया। बात करें हम बरेली की या रोहिलखंड की, तो वहाँ पे इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, लेकिन 5 मई 1858 को कोलिन कैंपबेल ने इसको भी रिकैप्चर किया वापस ब्रिटिशर्स के लिए। तो इसके बाद जो है जो रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी अलग अलग जगहों पे, तो उसको जो है वापस जो है ब्रिटिशर्स ने सरप्रेस किया और कैप्चर किया उन जगहों को फिर से। तो जो मेन काज रहा था फेलियर का इस रिवोल्ट का, पहला था कि नो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन। आपको बता दें ये रिवोल्ट जो है इन्हीं कुछ जगहों पे जो मैंने डिस्कस किए हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कानपुर हो या आरहा हो, बलेरी हो, इन्हीं जगहों पे जो है मेजरली ये स्टार्ट किया गया था। तो ऑल ओवर इंडिया में जो है ये स्टार्ट नहीं हुआ था, और जो साउथ इंडिया था वहाँ पे तो बिल्कुल ही जो है इस रिवोल्ट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था। नॉर्थ में थोड़ा सा पड़ा था, लेकिन उतना जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए था वो नहीं था, जिसकी वजह से फेल हो गया था ये रिवोल्ट। दूसरा काज वो था ऑल क्लासेस ने जो है यानी सारे क्लासेस ने ज्वाइन नहीं किया था रिवोल्ट्स को। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जो है उस वक्त इस रिवोल्ट का साथ नहीं दिया था, जो कि फेलियर का काज बना। उसके साथ साथ जो आर्म्स थे और इक्विपमेंट्स थे इंडिया के, इन रिवोल्ट जो इंडिया के लिए लड़ रहे थे उस वक्त, वो बहुत ही पुअर थे एज कम्पेयर टू द आर्म्स एंड एम्यूनेशन ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस। तो वो भी एक काज बनता है। और एक और है जो है पुअर कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी इस रिवोल्ट की। एक डेट पे एक जगह पे स्टार्ट हुई, दूसरी डेट पे दूसरी जगह पे, क्योंकि चुनाच ये एक ही टाइम पे सारी जगहों पे स्टार्ट नहीं हुआ ये रिवोल्ट, इसलिए जो है ये फेल हुआ। और जो एक और काज है वो है नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, यानी ये रिवोल्ट स्टार्ट तो किया था लेकिन इनको पता ही नहीं था कि हम जो है इस रिवोल्ट में डिमांड क्या कर रहे हैं, यानी हम लड़ रहे हैं तो लड़ किस लिए रहे हैं, यानी हर एक की आइडियोलॉजी जो थी वो अलग अलग थी। तो यही थे जो काज बने बाद में इस रिवोल्ट के फेलियर के। लेकिन इस रिवोल्ट से बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़े। सबसे पहला इम्पैक्ट था ईस्ट इंडियन कंपनी का दौर ख़त्म हो गया इसके साथ ही, और फिर जो यहाँ पे हो गया क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। दूसरा था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो लाया गया इंडिया के लिए। एक और इम्पैक्ट था वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है अब उसको जो है चेंज किया गया और उसका जो बनाया गया वाइस रॉय की पोजीशन जो है उसके लिए बनाई गई। एक और था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो आया था तो उसको भी विड्रा किया गया इसके बाद। उसके बाद क्या किया गया, इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया फिर डिवाइड एंड रूल, क्योंकि इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ जो है वो एनालाइज की थी कि इस रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ जो है खड़े हो गए हैं लड़ने के लिए। तो उन्होंने इस रिवोल्ट के बाद ही जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट कर दी।
اور ایک چیز جو امپیکٹ پڑا اس ریوولٹ کا وہ پڑا کہ جو وائٹ سولجرس ہے یعنی جو برٹشرس کے اپنے سولجرس ہے جو کہ برٹن سے لائے ہیں ان کی جو وہاں پہ جو آرمی تھی اس میں جو ہے برٹشرس کے جو وائٹ سولجرس تھے ان کی جو وہاں پہ تعداد ہے ان کو زیادہ کیا گیا. تو یہی تھے امپیکٹس. اور اب بتائیں کہ اس ریوولٹ کے بعد بہت سارے جو پرسنالٹیز تھی انہوں نے اپنے اپنے ویوز فارورڈ رکھے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ, تو یہ ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے. تو آپ کو بتا دیں جو RC مجمدار اور SN سندھ تھے تو انہوں نے کہا ہے ناٹ این آرگنائزڈ نیشنل ریوولٹ, یعنی ایک کوئی آرگنائزڈ نیشنل ریوولٹ نہیں تھا. RC مجمدار کہتے ہیں نیدر فرسٹ نار, یہاں پہ نار ہونا چاہیے, جی ہاں, نار نیشنل وار آف انڈیپینڈنس. RC مجمدار کہتے ہیں یہ نہ ہی پہلا اور نہ ہی کوئی نیشنل وار تھا انڈیپینڈنس کے لیے. VD سروارکر کہتے ہیں یہ ایک وار آف انڈیپینڈنس تھا. ایرک سٹوکس نے لکھا ہے ایلیٹسٹ ان کریکٹر, یعنی یہ ریوولٹ جو تھا یہ ایلیٹسٹ ان کریکٹر ہے. لورینس اور سیلی کا کہنا تھا میئر سپوائے میوٹینی, یعنی یہ ایک صرف سپوائے میوٹینی تھی اور کچھ نہیں. TR ہولمز نے کہا اے کانفلکٹ بٹوین سویلائزیشن اینڈ باربرزم. جیمس اوٹریم نے کہا اے محمدین کانسپیرنسی میکنگ کیپٹل آف ہندو گریوینس. اور جو پرکیول سپیر تھے انہوں نے کہا ہے اس ریوولٹ کو 3 phases آف دی ریوولٹ. تو یہ سارے پرسنالٹیز کا کچھ اس ریوولٹ کے لیے جو کچھ ورڈز نکلے تو یہاں پہ ہائی لائٹڈ ہے, یا ایگزامس میں جو ہے پوچھے جاتے ہیں. تو لاسٹ میں اگر ہم بات کریں کنکلوژن کیا نکلا اس ریوولٹ کا, تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کوئی ریوولٹ نہیں تھا, کوئی وار آف انڈیپینڈنس نہیں تھا, لیکن ایک سڈنلی ایک ریوولٹ سٹارٹ ہوا تھا. لیکن اس سے کیا ہوا, یہ ریوولٹ تو فیل ہو گیا ڈیفینیٹلی, لیکن اس سے جو ہے اس ریوولٹ نے جو ہے نیشنلزم کا کے جو بیچ ہے وہ بو دیے تھے. یعنی اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا جذبہ آ گیا تھا انڈینس میں, تاکہ وہ جو ہے آگے چل کے اپنے فریڈم کے لیے آواز اٹھائے اور برٹشرز کو انڈیا سے باہر نکالے, جو کہ الٹیمیٹلی پھر اس گول کو اچیو کیا گیا تھا 1947 میں. تو یہ تھا ہمارا ڈیٹیلڈ ویڈیو آن ریوولٹ آف 1857. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو. ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے, اس کو شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے تھینک یو اینڈ ٹیک کیئر.